नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश तेजी से निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। प्रदेश सरकार की इन्हीं प्रयासों के क्रम में देश की बड़ी वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड लखनऊ में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की नई फैक्ट्री शुरू करने जा रही है, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि इस समारोह में पधारे आप सभी महानुभावों का जो देश और दुनिया से इस इमर्जिंग सेक्टर के बारे में रुचि रखते हैं, इसके बारे में जानकारी रखते हैं और उसके विशेषज्ञ हैं, आपके भी आगमन से उत्तर प्रदेश वासी प्रफुल्लित हैं। मैं इस अवसर पर आपको प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समारोह में हृदय से मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते हुए विश्वास का एक प्रतीक है। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोका लेलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज के इस युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है। तमाम प्रकार की आपदाएं हम सबके सामने एक नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। आज मुझे आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब अशोका लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को, श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनके पूरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में राजधानी में अपने आप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था
वह भी यहां से प्लान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। यह प्लांट अपने आप में आपने देखा होगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारी पैमाने पे निवेश हो रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। सौराष्ट्र के प्रभास पाटन स्थित श्री सोमनाथ महादेव धाम में आज आस्था और स्वाभिमान का विशेष अवसर मनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजित किया जा रहा है। ये वर्ष मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी साक्षी है। प्रमुच्यते यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन काल चक्र में वो तारीखें भी दर्ज हैं जब इस पवित्र तीर्थ का विध्वंस करने के लिए कुटिल आक्रांताओं ने दमनकारी प्रयास किए। ऐसा पहला प्रयास हुआ आज से ठीक 1000 साल पहले। साल था 1026। महमूद गजनबी ने इस तीर्थ पर बर्बरता की थी। न सिर्फ मंदिर को तोड़ा बल्कि पावन शिवलिंग को खंडित किया। यहां तक कि उसके खंड को मस्जिद के फर्श में लगा दिया गया ताकि आने जाने वाले लोगों के पैरों तले सनातनी आस्था को रौंदा जाए। फिर चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या सुल्तान मुजफ्फर, महमूद बेगड़ा हो या औरंगजेब, दमन का यह अध्याय बार बार दोहराया गया। आज 1000 साल के बाद जब हम देखते हैं तो विध्वंस के उस दौर को नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के उस निर्बाध श्रृंखला को याद करते हैं जिसमें अहिल्याबाई होलकर से लेकर सरदार पटेल तक का योगदान अविस्मरणीय रहा है। यह भी संयोग है कि यह साल वर्तमान सोमनाथ गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्रणाली विस्फोटक घटनाओं की रोकथाम और जांच को अधिक प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आभासी तरीके से वर्चुअली एनआईडीएमएस का आज लोकार्पण हो रहा है। निश्चित रूप से इस प्रणाली से आने वाले दिनों में देश भी प्रकार की आतंकवादी घटना हो
जहां पर विस्फोटक का उपयोग हुआ है, विस्फोट हुआ है, आईईडी का उपयोग हुआ है, वो सभी के इन्वेस्टिगेशन करते हुए एनालिसिस के लिए और आने वाले दिनों में बचावात्मक उपाय करने के लिए भी ये डेटा एक प्रकार से नए कवच का काम करेगा, इसका मुझे विश्वास है। गृह विभाग ने विगत वर्षों में अनेक प्रकार के डेटा सृजित भी किए हैं और अब अलग अलग साइलोज में पड़े हुए वो डेटा एक दूसरे के साथ बात कर पाए, इस प्रकार का और उनके विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर एक सॉफ्टवेयर बनाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एनआईडीएमएस का ये जो आज शुरुआत हो रही है, उससे ये प्रक्रिया में गति आएगी और देश को आतंकवाद से सुरक्षित बनाने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हम पार कर पाएंगे। एनएसजी हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। एनएसजी के जवानों की वीरता, अद्वितीय कौशल और समर्पण एक प्रकार से हमारे देश के नागरिकों को चैन की नींद सोने का एक कारण बनी हुई है। कहीं पर भी हमला होता हो, उसका सटीक जवाब देना हो, एंटी हाईजैक ऑपरेशंस के लिए निरंतर तैयारी कर अपनी फोर्स को चुस्त दुरुस्त रखना हो, बम डिस्पोजल के ऑपरेशन हो, हर चुनौती में परफॉर्म भी किया है। दिल्ली में एआई स्टार्टअप के संस्थापकों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एआई स्टार्टअप के संस्थापकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साइट्स लाते हैं वो बहुत ही हमारे लिए टेक्निकल टॉपिक्स में बहुत इंस्पायरिंग था। उन्होंने ये बताया कि भारत में बहुत विविधता है, बहुत भाषाएं हैं, लेकिन उनके बीच एक एकता है, एआई से वो निकाल सकते हैं। उन्होंने फ्रांस के उसमें समझ में बताया था कि एक सब राइट हैंड से करते हैं पेंट, क्योंकि राइट हैंड वाले ज्यादा पेंटर होते हैं। किसी ने लेफ्ट हैंड ट्राई करके देखा तो वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। सो दैट मीन्स कि पीएम जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि एआई का डिफ्यूजन होना इंडिया में बहुत जरूरी है। वो ये भी जानते हैं कि इंडिया को अगर एआई का विश्व गुरु बनना है तो इंडिया के लिए वो टिपिकल प्रॉब्लम्स जो वर्ल्ड सॉल्व नहीं कर रहा, उसको सॉल्व करना है एथिकली और रिस्पॉन्सिबल। तो बहुत ही मजा आया मुझे और बहुत ही खुशी हुई ये देख के। उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारी सोच को रिफाइन करने के लिए बहुत जरूरी था। इंडिया की स्पेसिफिक नीड्स उनसे ज्यादा कोई समझता नहीं है। उनसे बात करने के बाद हमें ये वापस से ध्यान आया है कि हमें सिर्फ वेस्ट को कॉपी नहीं करना है, हमें वो नहीं बनाना है जो वेस्ट बना रहा है, हमें वो बनाना है जिससे लोगों की लाइफ में चेंज आए। प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर अस। मतलब कि I myself shifted back from the US because of the Prime Minister's vision and the India AI mission, because in the US हमें ऐसी opportunities मिलती थी, but अब finally India में भी we have the GPUs, we have the funding। भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय, अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद स्थित डीबीटी BRIC सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स का दौरा किया और राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र समर्थ की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि आनुवंशिक और दुर्लभ बीमारी से निपटने के लिए जल्द निदान और वहनीय इलाज सबसे बड़ी चुनौती है और भारत अब जीनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है
और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करने चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। यूपी में परिणाम में बदल रही संभावनाएं, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अशोक लेलैंड के ईवी विनिर्माण संयंत्र का किया उद्घाटन। प्रदेश में दिख रहे डबल इंजन की सरकार के काम और सिर्फ 18 महीने में देश को समर्पित हुआ प्लांट। तो ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, यूपी में परिणाम में बदल रही है संभावनाएं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के काम दिख रहे हैं और सिर्फ 18 महीने में देश को समर्पित हुआ प्लांट। तो दिल्ली में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर साधना ग्रुप ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने मेहमानों से विशेष बातचीत की। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास चर्चा हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। तो हम अपने मिड सेशन में वापस आ चुके हैं। आज हमारा ये दूसरा दिन है जब हम बातचीत कर रहे हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की। जी हां, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 दिवसीय पर्व मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है उसको हमने आपको लगातार बताया। सोमनाथ मंदिर 1026 में जब आक्रमणकारियों ने उस पर विध्वंस करने का प्रयास किया था, लेकिन आज तक कोई भी इस प्रयास पर सफल नहीं हो पाया और उसका कारण सिर्फ एकमात्र है क्योंकि हमारे देश के लोगों की जो स्मृति है, जो उनकी भावना है, वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 दिवसीय स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। और हमारे बीच में तमाम गेस्ट मौजूद हैं। इस सेशन में हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, और उनके साथ में हमारे और भी अन्य गेस्ट हैं, हम उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और मैम, हम जाने से पहले, सेशन में शुरू करने से पहले हमारी 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जो सोमनाथ मंदिर पर बनाई गई। हम चाहेंगे कि आप उसको देखें और अपने दर्शकों से हम बोलेंगे कि पुनः एक बार आप, हालांकि आप कल से लगातार इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं, लेकिन पुनः एक बार आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखें। और राष्ट्र स्थित प्रभास पाटन की पावन धरती श्री सोमनाथ महादेव का दिव्य नाम जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। सदियों से प्रभास तीर्थ भगवान सोमेश्वर के भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा गया है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों वर्षों से धर्म और अध्यात्म के शिखर स्थल पर अनगिनत लोग महादेव के सानिध्य का अनुभव करते आ रहे हैं। लेकिन काल चक्र में वो तारीखें भी दर्ज हैं जब इस पवित्र तीर्थ का विध्वंस करने के लिए कुटिल आक्रांताओं ने दमनकारी प्रयास किए। ऐसा पहला प्रयास हुआ आज से ठीक 1000 साल पहले। साल था 1026। महमूद गजनवी ने इस तीर्थ पर बर्बरता की थी। न सिर्फ मंदिर को तोड़ा बल्कि पावन शिवलिंग को खंडित किया, यहां तक कि उसके खंड को मस्जिद के फर्श में लगा दिया गया।
ताकि आने जाने वाले लोगों के पहलू तले सनातनी आस्था को रौंदा जाए। यह सिलसिला यही नहीं रुका। आने वाले दौर में बर्बरता का चेहरा बदला, लेकिन दमनकारी सोच वही रही। फिर चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या सुल्तान मुजफ्फर, महमूद मीरा हो या औरंगजेब, दमन का यह अध्याय बार बार दोहराया गया। कोशिश थी कि घंटियों की गूंज शांत हो जाए और आस्था की लौ बुझ जाए। लेकिन भगवान शिव के भक्तों को भला कौन सी हुकूमत डरा सकती थी? अपने आराध्य के लिए अनगिनत सनातनियों ने अथक संघर्ष किया। हजारों लोगों ने अपना खून बहाया ताकि भगवान सोमेश्वर का यह तीर्थ शिविर सभी लोगों के जीवन को आलोकित करता रहे। यही तो सनातन की निरंतरता है, जहां आस्था सीमाओं से परे है, जो लोगों के हृदय में और रगों में समाहित है, जहां हर श्वास महादेव से जुड़ी है, हर स्मृति महाकाल में एकाकार है। यही तो संस्कार है जो गंगा के मैदानों में, कावेरी के तट पर, नर्मदा की धारा में और गोदावरी के आंचल में विकसित हुई है। इसलिए हर उस विध्वंस के बाद जिसमें अस्तित्व मिटाने की हानि थी, लोगों की दृढ़ता हिमालय की तरह ऊंची होती गई। आज 1000 साल के बाद जब हम देखते हैं तो विध्वंस के उस दौर को नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के उस निर्माण श्रृंखला को याद करते हैं, जिसमें अहिल्याबाई होलकर से लेकर सरदार पटेल तक का योगदान अविस्मरणीय रहा है। जो क्रूरता की तलवारों पर भगवान शिव के त्रिशूल और कोटि कोटि भक्तों की अटूट श्रद्धा का जय घोष है। यह भी संयोग है कि यह साल वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल का ही वर्ष है। बीते 11.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है, जो श्री सोमनाथ धाम की लगातार दिव्य होगी आभा का प्रतीक है। इस अटूट आस्था और अदम्य विश्वास के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर आज पूरा भारतवर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। भूलना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। यह भारत की अटूट आस्था की प्रतिध्वनि है। श्री सोमनाथ महादेव की कृपा से आज जब देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो यह दिन हमें प्रेरणा देता है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी नहीं, उससे काफी बड़ा हमारा हौसला है। जय श्री सोमनाथ। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें केजीएमयू अस्पताल में धर्मांतरण का खेल खेलने वाले आरोपी डॉक्टर रमीज को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला सामने आने के बाद से डॉक्टर रमीज फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 50,000 इनाम भी रख दिया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रमीज 2 हफ्ते से ज्यादा समय से फरार चल रहा था। दरअसल केजीएमयू के डॉक्टर रमीज उर्फ रमीजुद्दीन नायक पर वहां की महिला डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए थे। रमीज पर आरोप था कि आरोपी ने अपनी पहली शादी छुपाकर महिला डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया था। उसके बाद आरोपी ने महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म भी किया। जब महिला ने आरोपी डॉक्टर से शादी करने की बात कही तो आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और इसी बीच पीड़िता को आरोपी डॉक्टर की पहली पत्नी के बारे में भी जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद महिला ने आरोपी डॉक्टर से दूरी बना ली थी और इसी बीच शादी का दबाव बनने पर आरोपी ने महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया था और इससे परेशान होकर महिला डॉक्टर ने आत्महत्या का प्रयास किया था। तो वहीं ये प्रकरण आने के बाद पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ
चौक थाने में एफआईआर दर्ज हो गई थी और उधर केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड करते हुए यूनिवर्सिटी में एंट्री बैन कर दी थी। तो चौक पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया था। 25,000 रुपए का इनाम बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया था। तो ये बड़ी सफलता यहां पे पुलिस को मिली है। उन्होंने हमें इस प्रकरण में अवैध धर्मांतरणों को लेकर भी लगातार चीजें निकल के आ रही, क्या कुछ उसमें हमें कोई ट्रूथ नहीं मिला ना। जो विक्टिम है उन्होंने हमें रिटन और ओरल किसी में भी कंप्लेंट में कोई कन्वर्जन की बात नहीं करी। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।